Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will do the Unit 2, Chapter 3, Classic Theories of Economic Growth and Development 3.3. In last video, we did till 3.1 and 3.2. पिछली वीडियो में मैंने Unit 3 बोल दिया था, but it is Unit 2, Chapter 3 of DSC Introductory Development Economics. So let's start. Structural change models is the 3.3 टॉपिक. स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल्स का डेफिनेशन एंड फोकस क्या है? दिस स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी इन्वेस्टिगेट करती है हाउ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज ट्रांजिशन फ्रॉम अ रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल subsistence agriculture to a more modern, urbanized and diverse economy characterized by manufacturing and services. इसमें स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी क्या बताती है? ये इन्वेस्टिगेट करती है कि कैसे अंडर डेवलप्ड जो इकोनॉमी थी वो कैसे ट्रांजिशन करती है एक सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से मॉडर्न, अर्बनाइज्ड और डाइवर्स इकोनॉमी में जो करेक्टराइज होती है बाय मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से. This theory employs tools from neoclassical price and resource allocation theory along with modern econometrics to analyze the mechanism driving this transformation. ये जो थ्योरी है वो जो टूल्स लेती है अपने न्यू क्लासिकल प्राइस से और रिसोर्स एलोकेशन थ्योरी से, अलॉन्ग विद किसके साथ? मॉडर्न इकोनोमेट्रिक्स एनालाइज करने के लिए मैकेनिज्म जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव कर रहे हैं. नेक्स्ट इज दिस की मॉडल्स क्या आएंगे इसमें? फर्स्ट इज लेवाइस मॉडल. ये जो मॉडल है ये डेवलप किया गया बाय डब्ल्यू आर्थर लेविस. दिस मॉडल फोकसेस ऑन द surplus labor available in the agriculture sector and its transfer to the industrial sector. ये लेवाइस मॉडल जो है वो डब्ल्यू आर्थर लेवाइस के थ्रू डेवलप किया गया है और ये मॉडल फोकस करता है ऑन सरप्लस लेबर. जो सरप्लस लेबर अवेलेबल है एग्रीकल्चर सेक्टर में और इसका ट्रांसफ़र जब भी होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो उसे लेवाइस मॉडल के अंदर फोकस किया गया है उस पर. नेक्स्ट इज दिस चेनरीज पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट. ये क्या है? ये एक एन एम्पिरिकल एनालिसिस है बाय हॉलिस बी चेनरी एंड उसके कलीग्स के साथ जो कि एग्जामिन करता है स्ट्रक्चरल चेंज को in various developing nations. So these are the two key models. Next we have is the structural change theory. What is the core hypothesis of this structural change theory? Is that the central hypothesis of structural change theory posits that कि जो under development है due to underutilization of resources which arises from structural or institutional factor rooted in both domestic and international dualism. तो जो कोर हाइपोथेसिस है स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी की, ये पोजिट करता है, ये बताता है कि जो अंडर डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री में वो मेनली होती है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के कारण प्राइमरली, जो कि अराइज होती है फ्रॉम स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जो होते हैं विद इन अ कंट्री इन बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ड्यूअलिज्म के कारण अंडर डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी. Consequently, achieving development requires more than merely accelerating capital formation. इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए मोर देन merely accelerating capital formation के अलावा भी कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी होते हैं डेवलपमेंट के लिए. इट नेसेसिटेट्स कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चरल चेंज अक्रॉस द इकोनॉमी. और ये स्ट्रक्चरल चेंज को अक्रॉस द इकोनॉमी नेसेसिटेट कर देता है, जिसकी मतलब नेसेसरी होनी होती है स्ट्रक्चरल चेंज की डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट इज दिस स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. क्या होता है? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस. एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू नेशनल इनकम सरपासेस दैट ऑफ एग्रीकल्चर. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नेशनल इनकम एग्रीकल्चर वाले से ज़्यादा हो, तब इसे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ. दिस जो ट्रांसफॉर्मेशन है सिग्निफाइज अ मेजर अल्टरेशन इन द इंडस्ट्रियल कंपोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक मेजर अल्टरेशन को दिखाता है इंडस्ट्रियल कंपोजिशन की इकोनॉमी के अंदर, लीडिंग टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है. 3.3.1 दैट इज़ द लेवाइस
थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसके बारे में हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी, इसकी क्या है। अब ये बेसिक मॉडल ओवरव्यू क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अर्ली मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय नोबेल लॉरिएट डब्ल्यू आर्थर लिवाइस इन द मिड 1950s। ये एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो नोबेल लॉरिएट डब्ल्यू आर्थर लिवाइस ने फॉर्मुलेट किया था मिड 1950s में। ये जो मॉडल है लेटर रिफाइन किया गया और एक्सटेंड किया गया बाय इकोनॉमिक्स, जिनका नाम है जॉन फाई एंड गुस्ताव रानीस। लिवाइस टू सेक्टर मॉडल, जो द लिवाइस मॉडल है, प्रेजेंट करता है एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जिसके अंदर सरप्लस लेबर जो है फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर से ग्रेजुअली ट्रांसफ़र हो जाती है मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें। मीन्स ट्रेडिशनली जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सरप्लस लेबर काम कर रही थी या जो लेबर काम कर रही थी वो ट्रांसफ़र हो जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। ये जो ट्रांसफ़र है वो फैसिलिटेट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को और स्टिमुलेट करता है सस्टेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन इससे फैसिलिटेट होता है और सस्टेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज दिस सरप्लस लेबर की डेफिनेशन क्या होगी। सरप्लस लेबर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है। सरप्लस लेबर को डिफाइन किया गया है जो एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है बियॉन्ड व्हाट इज़ डिमांडेड एट प्रिवेलिंग मार्केट वेज रेट। जो प्रिवेलिंग मार्केट वेज रेट है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग जो लेबर है उससे जो एक्सेस सप्लाई होगा लेबर का, दैट इज़ कॉल्ड द सरप्लस लेबर। इन लिवाइस मॉडल्स दिस स्पेसिफिकली रेफर टू रूरल वर्कर्स। लिवाइस मॉडल के अंदर स्पेसिफिकली रूरल वर्कर्स को सरप्लस लेबर के अंदर कंसिडर किया गया है जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या तो ज़ीरो है या नेगेटिव है, जो कि इंडिकेट करती है दैट देयर रिमूवल फ्रॉम एग्रीकल्चर डज नॉट डिक्रीज टोटल आउटपुट। जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि जो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से वो हट भी गए तो उनकी जो टोटल आउटपुट जो है उनकी वजह से वो डिक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट इज दिस मॉडल डायनेमिक्स। टू सेक्टर्स द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इंटू टू सेक्टर। इसमें दिखाया गया जो इकोनॉमी है मॉडल डायनेमिक्स में वो टू सेक्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट दैट इज़ द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सेकंड इज़ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर है वो करेक्टराइज किया गया है बाय लो प्रोडक्टिविटी और ओवर पॉपुलेशन के कारण, जहाँ मैनी वर्कर्स की जो मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़ीरो होती है। और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है, एक हाई प्रोडक्टिविटी अर्बन सेक्टर है जहाँ सरप्लस लेबर को ऑब्जर्व किया गया है एज इंडस्ट्रियल ग्रोथ अकर्स। सेकंड इज दिस फोकस ऑन लेबर ट्रांसफ़र। जो मॉडल है वो एम्फेसाइज करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। ये मॉडल मेनली एम्फेसाइज करता है कि जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मिंग की लेबर को एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री में एंड द रिजल्टिंग ग्रोथ इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विद इन द मॉडल सेक्टर। और जो ये मॉडल किस पर फोकस करता है, ग्रोथ जिसके कारण जो होती है लेबर की ट्रांसफॉर्मेशन के कारण आउटपुट में और एम्प्लॉयमेंट में मॉडर्न सेक्टर में जो ग्रोथ होती है उस पर ये मॉडल एम्फसाइज करता है, फोकस करता है। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। द स्पीड ऑफ ग्रोथ इन द मॉडर्न सेक्टर इज डिटरमाइंड बाय इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। कोई भी मॉडर्न सेक्टर है, मॉडर्न सेक्टर जो है उसमें जो ग्रोथ की स्पीड है उसको डिटरमाइन किया जाता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है और कितनी कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रही है, जो कि फैसिलिटेट होगा बाय प्रॉफिट जनरेशन से इन दिस सेक्टर बीइंग री इन्वेस्टेड। फिर जो प्रॉफिट होगा उसको री इन्वेस्ट किया जाएगा। सो दिस इज़ द अदर थिंग जो कि मॉडल डायनेमिक्स में आएगा। फोर्थ इज दिस वेज डायनेमिक्स। ये मॉडल है वो अज्यूम करता है जो कि वेजेस इन द अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिमेन कांस्टेंट। ये जो मॉडल मेनली फोकस करता है कि जो अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो वेजेस है वर्कर्स की वो कांस्टेंट रहे, सेट एज प्रीमियम अबव सबसिस्टेंट लेवल इन एग्रीकल्चर। एक प्रीमियम लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहे, जो सबसिस्टेंट लेवल ऑफ एग्रीकल्चर में जो वर्कर्स काम करते थे उनसे थोड़ा सा ऊपर वो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ उनको वेजेस मिले, लीडिंग टू अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व फॉर रूरल लेबर। जिसके कारण एक परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व रहे रूरल लेबर्स के लिए। नेक्स्ट दिस की कंसेप्ट्स हैं कुछ, दैट इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन। एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है प्रोडक्शन फंक्शन जो कि डिफाइन करता है कि हाउ मच कितना आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस विद वेराइंग क्वांटिटीज़ ऑफ इनपुट।
अलग अलग इनपुट्स के साथ जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा उसमें जो टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है उसे प्रोडक्शन फंक्शन कहा गया। नेक्स्ट इज दिस एवरेज प्रोडक्ट, जो टोटल आउटपुट है उसको डिवाइड कर दिया गया है बाय टोटल फैक्टर आउटपुट, दैट मीन्स एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट डिवाइड बाय total labor used. Total factor input is this total labor used. Next is this marginal product. ये क्या है? The additional output resulting from employing one more unit of a variable factor like labor. ये क्या है? marginal product जब होगा जब एक additional output आए किससे? एक वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर। अगर हम एक ज़्यादा लेबर, जैसे फॉर एग्जांपल 50 लेबर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो 100 कुछ फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें अगर 5 और ऐड कर दिए गए तो 55 लेबर जितना भी 100 के अलावा जो मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करेंगे, फॉर एग्जांपल 110, तो वो 10 जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। सो जो 105 110 में जो 10 एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है उसे मार्जिनल प्रोडक्ट कहा जाएगा। इन दिस मॉडल जो सरप्लस लेबर है उनका ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी। ग्रोथ इलिस्ट्रेशन ये क्या कहता है? द डायनेमिक्स ऑफ मॉडर्न सेक्टर ग्रोथ कैन बी इलिस्ट्रेटेड थ्रू डायग्राम्स शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर आउटपुट, लेबर इनपुट एंड चेंजेस इन द मॉडर्न सेक्टर्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम। The dynamics of modern sector growth जो है can be illustrated through diagrams showing relationship between agriculture output, labor input and changes in the modern sector's performance over time. ये जो डायग्राम है वो आपकी बुक में गिवन होंगे, you can see from there. Next is this self-sustaining growth. Self-sustaining growth रेफर किया गया है to a long-term economic growth driven by saving, इन्वेस्टमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्राइवेट पब्लिक एक्टिविटीज़। सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ उसे कहा गया है जब लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किसके थ्रू? सेविंग, इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट पब्लिक एक्टिविटीज़। दिस ग्रोथ जो है कंटिन्यूज अंटिल जब ऑल सरप्लस रूरल लेबर हैज़ बीन ऑब्जर्व इनटू इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये जो ग्रोथ तब कंटिन्यू होगी जब सारी सरप्लस जो रूरल लेबर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऑब्जर्व हो जाएगी। कुछ क्रिटिसिज्म है लिवाइस मॉडल के, दैट फर्स्ट इज दिस प्रोपोर्शनैलिटी असम्पशन। ये जो मॉडल है वो अज्यूम करता है कि रेट ऑफ लेबर ट्रांसफॉर्म आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल अक्यूमुलेशन, कि जितना लेबर ट्रांसफ़र होगा उतना ही कैपिटल अक्यूमुलेशन होगा। ये एक प्रोपोर्शनल असम्पशन, ये क्रिटिसिज्म है लिवाइस मॉडल का। हाउएवर if profits are reinvested into more sophisticated labor saving technology rather than simply duplicating existing capital, this assumption may not hold true. अगर जो प्रॉफिट है वो री इन्वेस्ट होगा मोर सोफिस्टिकेटेड और लेबर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ में रेदर देन सिंपली जो डुप्लीकेट करना जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसको, सो दिस assumption मे नॉट होल्ड ट्रू। सेकेंड इज दिस वैलिडिटी ऑफ सरप्लस लेबर इज द अनदर क्रिटिसिज्म ऑफ लिवाइस मॉडल। जो कंटेम्प्रेरी रिसर्च है वो इंडिकेट करती है कि सरप्लस लेबर मे नॉट एग्जिस्ट इन रूरल एरियाज एज प्रीवियसली थॉट, कि जो सरप्लस लेबर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती रूरल एरियाज़ में। ये कंटेम्प्रेरी जो आजकल की जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जो रिसर्च हो रही है वो इंडिकेट करती है कि सरप्लस लेबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही रूरल एरिया में, एज जो हम प्रीवियसली पहले जो थॉट थी। मैनी जो रूरल इकोनॉमीज नाउ ऑपरेट क्लोजर टू फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, जो ज़्यादातर जो रूरल इकोनॉमीज़ हैं वो ऑपरेट करती हैं क्लोज़र, मतलब मेनली फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के क्लोजली काम करती हैं। थर्ड इज़ दिस लेबर मार्केट डायनामिक्स। ये अजम्पशन क्या कहती है? द अजम्पशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव अर्बन लेबर मार्केट मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट रियल वेजेस इन ऑफन कॉन्ट्राडिक्टेड बाय एविडेंस शोइंग राइजिंग वेजेस इवन एमिड्स अनएम्प्लॉयमेंट। जो ये जो अजम्पशन है ये कहती है कि कॉम्पिटिटिव अर्बन लेबर मार्केट जो है वो मेंटेन करती है कॉन्स्टेंट रियल वेजेस, जो कि इज़ ऑफन कॉन्ट्राडिक्टेड, इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है बाय एविडेंस जो कि शो करते हैं कि राइजिंग वेजेस इवन एमिड्स अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर वेजेस बढ़ेंगी तो उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इवन अमिड्स द अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ इज दिस डिमिनिशिंग रिटर्न असम्पशन। ये जो मॉडल है वो प्रिज्यूम करता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न इन मॉडर्न सेक्टर में डिमिनिशिंग रिटर्न्स को ये मॉडल प्रिज्यूम्स करता है। हाउएवर कि जो मैनी सेक्टर हैं वो एग्जिबिट करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फिफ्थ इज ह्यूमन कैपिटल नेग्लेक्ट।
द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जैसे कि एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बट इनको प्रोडक्टिविटी के लिए ओवरलुक किया गया, और एक्सटेंशन ऑफ अ मॉडल कैन इनकॉर्पोरेट दीज फैक्टर फॉर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस. Next is 3.3.2, that is the structural change and patterns of development. जो पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट हैं वो एनालिसिस जो है पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट का, वो फोकस करता है कि कैसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कुछ सिक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अंडरगो हुई, जिनके कारण अलाउ करता है न्यू इंडस्ट्रीज़ को टू इमर्ज एज इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और रिप्लेस करता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को. पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट एनालिसिस क्या है? दिस एनालिसिस एम्स टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनहेरेंट इन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. ये एनालिसिस मेनली एम करता है उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आइडेंटिफाई करने में जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में इनहेरेंट करते हैं, टिपिकली जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनमें. अनलाइक लेवाइस मॉडल ये आर्ग्यू करता है कि जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. दैट की जो इंक्रीज सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नेसेसरी है. दे आर नॉट सफिशिएंट ऑन देयर ओन विदाउट अकम्पनिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस अक्रॉस वेरियस फंक्शंस. वो सफिशिएंट नहीं होंगे जब तक वो खुद ओन विदाउट accompanying structural changes across various economic functions. Next is key feature जो identify किए हैं is that the first is agricultural to industrial shift. एक common trend जो observe किया गया है is a transition from agriculture dominated production to industrial sector. Second is this capital accumulation. There is a steady accumulation of both physical capital, machinery, infrastructure and human capital. एक स्टडी अक्यूमुलेशन है दोनों फिजिकल कैपिटल का और ह्यूमन कैपिटल का, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन स्किल. थर्ड इज़ चेंजिंग कंज्यूमर डिमांड. जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम बेसिक नेसेसिटी से डाइवर्स मैन्युफैक्चर गुड्स और सर्विसेज की तरफ. फोर्थ इज़ द अर्बन माइग्रेशन ट्रेंड. जब पॉपुलेशन मूवमेंट होगी रूरल एरिया से अर्बन सेंटर की तरफ, जिसके कारण सिटी ग्रोथ ज़्यादा होगी और अर्बन इंडस्ट्रीज़ का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा. फिफ्थ इज़ दिस डेमोग्राफिक चेंजेस. अ डिक्लाइन इन फैमिली साइज एंड ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स एज चिल्ड्रन इकोनॉमिक वैल्यू डिमिनिशेस. जैसे ही जब वो शिफ्ट करेंगे अर्बन एरियाज़ में तो उनका खर्चा पड़ेगा, तो वो एक फैमिली साइज़ में डिक्लाइन देखने को मिलेगा और ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ में भी, जहाँ पे एक जो चिल्ड्रंस इकोनॉमिक वैल्यू है वो डिमिनिश होगी और पेरेंट्स जो हैं वो इंक्रीजिंगली फोकस ऑन चाइल्ड क्वालिटी एजुकेशन ओवर क्वांटिटी, जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो चाइल्ड की क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करेंगे ओवर द क्वांटिटी. नेक्स्ट इज दिस कंक्लूजन एंड इम्प्लीकेशंस क्या है? ये जो स्ट्रक्चर चेंज मॉडल है वो पोजिट करता है दैट कि डेवलपमेंट है वो एक आइडेंटिफिएबल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें दैट across various countries through time series and cross-sectional analysis. The structural change model posits that development follows identifiable patterns जो कि observe किया जाते हैं across various countries through time series and cross-sectional analysis. However, ये recognize करते हैं that differences can be arise on specific national circumstances जैसे कि resource endowment और government policies. कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी, दैट बाय एम्फेसाइजिंग ऑब्जर्वेबल पैटर्न रेदर देन अंडरलाइंग थ्योरीज, एक वहाँ पर एक रिस्क रहता है दैट पॉलिसी मेकर माइट मिस इंटरप्ट कैजुअलिटी, कि जो पॉलिसी मेकर हैं वो कैजुअलिटी को मिस इंटरप्रेट करके ओवरलुकिंग क्रिटिकल सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर और प्री मैच्योरली प्रायोरिटाइजिंग एडवांस एजुकेशन सिस्टम बिफोर अचीविंग बेसिक लिटरेसी लेवल अमंग पॉपुलेशन. फाइनल थॉट्स. वाइल जब एक्नॉलेजिंग वेरिएशन इन डेवलपमेंट प्रोसेस, जब डेवलपमेंट प्रोसेस में वेरिएशन देखने को मिलता है ड्यू टू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर बियॉन्ड इंडिविजुअल नेशंस कंट्रोल, जो स्ट्रक्चरल चेंज इकोनॉमिस्ट हैं वो ऑप्टिमिस्टिक ही रहते हैं अबाउट आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियल पैटर्न्स थ्रू अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस. ये जो
This contrasts with more pessimistic views held by international dependence theorists regarding developing countries' prospects for sustainable growth. So with this, our 3.3 ended here. In next video we will do the 3.4. Thank you for watching my video. If you like watching my video, please share and subscribe also, and keep supporting. Thank you for watching my video.